शख्सियत जो साबिक में निजामाबाद ज़िले के वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बोधन मजलिस बल्दिया के फ्लोर लीडर रह चुके हैं। आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं मोहम्मद सईद मुख्तार साहब का, जो एक साबिका सियासतदान भी है, मौजूदा सियासतदान भी है। इंशाल्लाह आपको मौजूदा हालात के तनाजुर में हमारे से इंटरव्यू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको, आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक जी। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल की सक्सेस करे। जी। आपका सियासी सफर किस हालात से शुरू हुआ था बोधन के अंदर? किस दौर में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किए थे आप? देखिए, मेरे वालिदैन की जो यानी कि हमारी जो हैसियत है वो बताना चाह रहा हूँ। जी। मैं कोई बहुत बड़े घराने का नहीं हूँ, मैं गरीब घर का हूँ। जी। वालदा टीचर थे, मेरे वालिद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा बड़ा शुक्र है कि हमको ऐसे वालिदैन से हमारा इस दुनिया में भेजा जी। कि हमारे वालिदैन की एक नसीहत रहती थी, इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो उसी को हम बहुत इम्पोर्टेंस ही देते थे। मैं बोधन में मुझे अचानक, मेरा कोई खानदान, ना मेरे कोई खानदान में पॉलिटिकल लाइन में थे, ना हमारा भी कोई वास्ता नहीं था पॉलिटिक्स से। इत्तेफाक ऐसा हुआ, वहां पर कुछ नौजवान दफा आके, आपके इलेक्शन में आप ठहरो बोले तो हम ठहर गए। उसकी शिद्दत से मेरे वालिदैन मुखालिफत भी करे, ये पॉलिटिक्स में अपन नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं उनको मनवा लिया। तो जब मजलिस पार्टी से मैं टिकट लिया था जी, मजलिस पार्टी से टिकट लेके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रंजल बेस से, वो दौर में वो वार्ड 19 या कुछ था जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेजॉरिटी से जिताए थे मेरे को जी। फिर दूसरी दफा मैं नहीं ठहरा, मैं चेयरमैन को अप्लाई करा था जी, लेकिन मुझे चेयरमैन का टिकट मुझे कंफर्म हो गया था जी, लेकिन लोकल ग्रुप पॉलिटिक्स से जी, मुझे टिकट नहीं लेना पड़ा जी, नफसियाती तौर पे जरा मैं सोचा कि मैं एक छोटा सा घराने का हूँ जी, मुझे ये लोग हरा देंगे बोलकर मैं उस वक्त पॉलिटिक्स से जरा मैं दूर हो गया जी। फिर उसके बाद मेरे को ताहिर बिन हमदान साहब से मेरे ताल्लुकात थे, उनसे मैं बातचीत करके फिर मैं KM खान साहब राज्यसभा मेंबर और उनकी सदारत में कांग्रेस ज्वाइन करे थे हम लोग। अच्छा, फिर कांग्रेस भी ज्वाइन किए आप? हाँ, कांग्रेस ज्वाइन करके फिर वही वार्ड से कांग्रेस ज्वाइन करने के हालात क्या थे उस टाइम में? नहीं, हालात क्या थे, वजूहात लोकल ग्रुप पॉलिटिक्स हो गए थे जब। अच्छा, MIM में एक ग्रुप ऐसा था कि मेरा फेस देखना पसंद नहीं करते थे लोग जी। पता नहीं, वैसा तो कुछ ये नहीं था जी, मगर लोगों का मंशा क्या था कि इनको पॉलिटिक्स से हटा देना मुकम्मल, वो लोगों का प्लानिंग ऐसी थी जी। और हम कोई सियासतदानी नहीं थे, अचानक सियासत में आए। बिल्कुल। और वो लोगों के पास गहरी सियासतदान लोग थे जी। तो हम बोले इख्तलाफात की हमको कोई जरूरत नहीं जी। लिहाजा कौम का दर्द इंसान को जबान पे नहीं, दिल से होना चाहिए। दिल में हम दर्द रखते थे कौम के बारे में जी। और वही एहसास रखते हुए मैं कांग्रेस ज्वाइन करा था जी। उस वक्त मजलिस के भी साथ काउंसलरों के साथ हम ज्वाइन करे थे। उस दौर को पेश नजर रखते हुए मौजूदा हालात में आपका क्या सियासी पस मंजर रहेगा? अब पस मंजर यह है, देखो साहब, पहले की सियासत में आप लोगों को मालूम, आज की सियासत में बहुत डिफरेंसेस है जी। बिल्कुल। और सब में बड़ी बात यह, हम उस दौर में जब हम महसूस करें जी, बड़े छोटों का अदब था, बिल्कुल डिसिप्लिन था, थोड़ा वो कमी हम महसूस कर रहे जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आचमपल्ली से भी मुझे टिकट मिला जी। तो यहाँ की अवाम, हर कौम के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके जी। मुझे यहाँ से जिताए।
जी। और ये जिताने में मुझको यहाँ के भी आचनपल्ली के अच्छे लोगों का ताउन रहा। सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मेरे को जिता, यहाँ से भी मैं कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी करे तो मैं आज भी मैं आता हूँ तो वार्ड में मेरे को बराबर रिस्पेक्ट देते। मैं कुछ कामा करके करा हूँ यहाँ पर जी। पुराने वार्ड में भी मैं कामा करा। जी। ऐसा नहीं है कि खाली नाम भी नहीं होता, कुछ करना पड़ता। दुनिया में कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ता। तो वो दौर में मैं हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को जी। वो दौर में 7.5 लाख रुपए लाया था। जी। तो जो बता रहे थे आप जलाल बुखारी की दरगाह हाँ, के, वहाँ पर केएम खान साहब राज्यसभा मेंबर से जी। हमारे ताहिर भाई की वजह से मेरे ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात हो गए थे उनसे। जी। तो मैं राज्यसभा मेंबर से जी। मैं वहाँ पे वो दौर में 7.5 लाख रुपए लाया। आप किसी से भी आप मालूमात कर ले सकते। जी। कम्युनिटी हॉल बनाया वो दौर में। जी। एक मामूली सी काउंसलर हूँ। फिर मधु गौड़ साहब जब फिर एमपी का टिकट लेके आए 2004 में, हाँ, तो फिर मधु गौड़ से हम खरीद होके जलाल बुखारी हजरत के पास पब्लिक इलेक्शन की पब्लिक मीटिंग में डिक्लेयर कराए। जी। तो उन्होंने ये जबान दी आप लोग मेरे को जिताओ, जी। पुराने खबरस्तान का फर्स्ट नए खबरस्तान का फर्स्ट बाउंड्री वॉल में सिग्नेचर करूंगा। दिए उन्होंने बराबर। जी। फिर ये पुराने खबरस्तान का भी जो चौदीवारी है, मैं और साबिका वाइस चेयरमैन अरशद पाशा मिलके लेके आए सो। जी। और मुख्तलिफ फलाई काम जो यासीन अल्लाह के तकिए में भी बाउंड्री वॉल, सीमेंट रोड, मंदिर तक, और ये तुम्हारी ये जो पांडू तालाब पे जो शिव मंदिर है वो शिव, मैं उधर का ही काउंसलर था। जयकम गली, खुंदू गली, कारंजल वेस्ट का। तो वो दौर में मेरे को जयकम गली वाले बोले अन्ना हमको इधर इलेक्ट्रिक पोल डालना हमारी मंदिर के। मैं इलेक्ट्रिक पोल डालाया, म्यूनसिपल से बोर्ड डालाया, और कानूनी हिसाब से उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना मंदिर को बोल के। मंदिर को हम हिंदू भाइयों को हम साथ दिए, आप मालूमात कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप सुदर्शन ये अपने मधुगढ़ याशकी साहब का भी जिक्र करें। देखिए 2004 से 1999 से जैसे बाबू खान साहब का यहाँ से सियासत से किनारा कशी करने के बाद कांग्रेस से सुदर्शन रेड्डी साहब को मुसलमान तायद करे, ये आप भी जानते हैं, बोधन की सारी अवाम जानती है। तो उस तायद के बाद 1999 से 2014 तक सुदर्शन रेड्डी जो कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार है, उन्होंने किस तरह से मुसलमानों का ताउन किया और मुसलमानों को अहमियत दी अपने दौरे इख्तिदार में? देखो, सच्चाई है, मैं वही बोलूंगा जी। 2014 तक सुदर्शन रेड्डी जो एमएलए है, मिनिस्टर है जी, 3 वक्त भी माइनॉरिटीज वोटों से जीते हो जी। मुझे जितना मालूम है सब जी। जब जीतते उसके बाद बोलते थे कि मेरे को मुसलमानों के वोट नहीं आए बोलते जी। जीतने के बाद जी, अब हारने के बाद से तो अब नाम नहीं लिए उन्होंने, फिर अब मुसलमानों के पास आ रहे उन्होंने। हर एक कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट आता पब्लिक में। ये आप जो बात बोल रहे ना, यहाँ पे इनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही जी। ये शख्स एक बादशाह घर की एमएलए गिरी कराए शख्स जी। बादशाह इनका जैसा रुबाब रहता, यानी कि पब्लिक लीडर से हटके एक बादशाहों का मिजाज अपना लिया था ये शख्स। और अगर आप उनके पास कोई काम से जाएंगे, अभी आप टीवी चैनल वाले हमको यहाँ बाजू कुर्सी डाल के बिठा के इज्जत देके आप हमसे सवालात कर रहे जी। आदमी खड़े रहना पड़ता था हाथ जोड़ के, ऐसा मैं देखा सो बोल रहा हूं। और किसी कौम की भी वो शख्स इज्जत नहीं करता था जी। आप डेवलपमेंट के लिए उनके पास जाएंगे, हमारी गली में सीमेंट रोड है, हमारी गली में फला है जी। हाँ, सरे फंड राले फंड अच्छी ना तरवाता ने जूझता
और मेरा बोलने का क्या है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुए जी। और डेवलपमेंट के लिए अगर हम भी जब काउंसलर थे फंड्स के लिए जाते थे जी तो नहीं आए ना फंड्स बोलता था, दूसरों को देता था, जी खासतौर पे माइनॉरिटीज के इलाकों में फंड्स नहीं देता था। ये आदमी जी देखो 22 करोड़ रुपए आए, जी 22 करोड़ 2007 या 8 में कुछ आयो। जी उस वक्त जयपाल रेड्डी साहब और सुरेश रेड्डी साहब डी श्रीनिवास साहब आके उसका जी संगे बुनियाद भी रखे। जी वो टेंडर भी हैदराबाद में करा के उनके लोगों को टेंडर दिया इन्हें। जी अब उनके लोगों को देने का मकसद क्या है, कमीशन के हैसियत से दिया उन्हें, जी। कमीशन लेके दिया उन्हें। और वो लोग क्या, ये तो कमीशन बात चली, कमीशन तक आई तो साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का एक वो रखते हैं सुदर्शन रेड्डी साहब बोल के, ऐसा एक आवाज चल हाँ, रहा ये आवाज बिल्कुल और मौजूदा रुकने असेंबली और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार शकील आमिर पे इल्जाम लगाते हैं कि कमीशन फॉर एमएलए है। तो इस दोनों का कंपैरिजन किस तरह से आप बोलो ना, करेंगे? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। जी देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये टेंडर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जी जो 22 करोड़ रुपए आए जी ये शख्स हैदराबाद में कराया, क्योंकि जब सेंटर में कांग्रेस स्टेट में कांग्रेस और इनके रिश्तेदार थे जयपाल रेड्डी साहब सेंट्रल मिनिस्टर थे, जी हैदराबाद में करा के सिंगल टेंडर करा के जी ये लोग एक्साइज अमाउंट भी दलाए, फिर जी। 22 करोड़ पे फिर एक्साइज अमाउंट दला के, एक्साइज अमाउंट जी। मीनिंग वो मीनिंग ऊपर जो एक्साइज अमाउंट रहता वो ले लेता, वो ले लेके दूसरों को इन्हों दे दिए वर्क। जी यहाँ पे हम देखने में आया वो लोग जी में जैसा आया वैसा वर्क, कोई कंप्लेंट तो नहीं कर सकते थे, क्यों, उन्हें ही वहाँ पे एमएलए है, गवर्नमेंट कांग्रेस की, हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे। जी फिर यहाँ का जो चेयरमैन जो था वो आदमी को हम कंप्लेंट भी करे तो उन्हें मिनिस्टर का आदमी था, जी वो मिनिस्टर का आदमी था, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अगर हम जबान नहीं लाए तो हमारे वार्डों में डेवलपमेंट रोक देते थे। जी ये एक मुश्किल थी। तो फंड्स तो ऐसा कोई लाया भी नहीं वो आदमी, और डेवलपमेंट तो मेरे हिसाब में जितनी बोधन की तरक्की 15 साल में होना चाहिए था उतनी तरक्की भी नहीं हुई। जी ये आदमी, और एक पानी के ताल्लुक से रही बात, अक्सर कांग्रेसी लीडरान जो एक सवाल उठाते हैं कि बोधन के पानी का मसला सुदर्शन रेड्डी साहब ने हल किया, जो अपने मिनिस्ट्री के दौर में उन्होंने अली सागर बैक वाटर से पानी बोधन को पहुंचाया बोल के। ये गलत फहमी है जी बोधन के चंद लीडर परमानेंट है, वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ सकते, छोड़े तो फिर उनकी लाइफ खराब हो जाती। जी उनको उसमें रहना उनकी फैमिली के लिए सपोर्ट है, क्यों कि इनको दूसरे पार्टियों में वैसे चांसेस नहीं मिलते जो कांग्रेस में मिलते, जी क्योंकि जी हुजूरी गुलामगिरी पसंद करते लोग। जी देखो उन्हें जो पानी पिलाया, पानी लाया बोल रहे, तो मैं उसका आपको ये गलत फहमी दूर करना चाह रहा हूँ। अगर मेरी बात पे अगर वो लोग, अगर मुख्तार साहब गलत बोल रहे बोल तो कहाँ पे स्टेज बनाते बोलो, मैं आके बात करके इसका जवाब देता हूँ उनके लोगों को। जी मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। पानी की जो आप बात कर रहे हैं, पानी का जो मुझे मालूम है, ये राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जी जब संजय साहब मेयर थे निजामाबाद के, जी उनके वालिद डी श्रीनिवास साहब मिनिस्टर थे, जी उन्होंने क्या करे, निजामाबाद की पब्लिक को पानी पिलाने के लिए जी ये नदी कोसी बोलते हैं ना, गोदावरी से पानी लाके यहाँ पे फिल्टर करके खेतों को भी, रैयत को भी फायदा होना, और वो वहां से पाइपलाइन डायरेक्ट निजामाबाद को दलाए वो लोग। सुदर्शन रेड्डी नहीं दलाए, सुदर्शन रेड्डी मुझे सलाहियतमंद नहीं है, सलाहियत नहीं है जी। ये डीसी साहब की सोच थी, इधर बोधन के लोगों को भी फायदा होता जी और उधर निजामाबाद के पब्लिक को पानी मिलता जी। ये उनकी पॉलिसी से संज्ञा बुनियाद भी रखे। फिर उसका इनाग्रेशन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब करे जी, ये इन्होंने ही लाए, ये डी श्रीनिवास साहब करे। फिर अच्छा वो पानी किसको आ रहा, देखिए आप एज ए रिपोर्टर है, आप जाके देखो वो रैयत को पानी जा रहा जी। फिर निजामाबाद को वाटर सप्लाई हो रहा, जैसा कि दूसरी जगहों के कुछ लीडर्स अपने अपने इलाके को पानी नदी से मंगा लेके पिला रहे जी। तो डी श्रीनिवास की भी वही पॉलिसी थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पानी होना, फिर बोधन की रैयत को भी होना जी। वो हिसाब से इन्होंने ही लाए।
वो गलत बात है। फिर और एक बात आ रही है यहाँ पर, 2004 में जब इन्होंने फिर इलेक्शन लड़े दोबारा, जी मैं जिताने में, अब आप किससे भी पूछ ले सकते, हम लोगों का अहम रोल है, हमारे से हमारे साथ वालों के, हम जी खुद एक मुस्लिम कैंडिडेट खादर साहब रहने के बाद हम बूथ में से वो लोग रिगिंग करने आए तो हम झगड़ा करके हटाए वहां से। जी हालांकि हमको तो खादर साहब का साथ देना चाहिए था, लेकिन सेकुलरिज्म के हिसाब से हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है बोल के हम क्या करें, उनको इनको काम करें, क्योंकि हम उस वक्त काउंसलर। चलिए, मौजूदा हालात में मुसलमानों का रुझान किस पार्टी की तरफ है, खास तौर से शहर बोधन और बोधन असेंबली हलके के, क्योंकि इल्जामात तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीआरएस पार्टी कह रही है कि तरक्की हम करें, कांग्रेस कह रही है तरक्की हम करें। शकील आमिर साहब का दौर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से देख रहे हैं, उनके दौर में किस तरह से तरक्की हुई, और पिछले 15 सालों का भी आप जिक्र कर चुके। तो ये 10 साल, पिछले 10 साल 2014 से 2023 तक के 9.5 साल का जो पीरियड बनता, इस पीरियड में किस तरह के तरक्याती काम बोधन में अंजाम पाए गए? सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में मैं अभी क्या बोला, तरक्याती काम नहीं हुए, जी हुजूरी का काम हुआ, गुलामगिरी का काम हुआ, फर्स्ट। सेकंड, अब आप बोल रहे तरक्याती काम, जी मैं आपको बोला अभी 22 करोड़ का काम है, 5 करोड़ का काम भी नहीं करे सुदर्शन रेड्डी के लोग। अच्छा, अब तरक्याती काम में जितना, अब ये देखिए आप, यहाँ की मिसाल देता हूँ आपको, बोधन से निजामाबाद अगर जाना है तो 1.5 घंटा हो रहा था, जी सिंगल रोड। जी लेकिन ये किसके पीरियड में रोड काम चालू हुआ? शकील साहब के पीरियड में। जी अब मुश्किल 40 मिनट 35 मिनट में निजामाबाद चले आते हैं। बिल्कुल। बाइक पे जाओ, बस से जाओ 40 मिनट, जी एक्सप्रेस से। लोकल बस से गए तो आपको रुकते रुकते जाती है 1 आवर, लेकिन आपको प्रॉब्लम खत्म होगा, क्योंकि दो तरफ, इधर की इधर हो गई रोड, इधर की इधर। जी ये उनके पीरियड में हुआ काम, शकील साहब। जी फिर शकील साहब के पीरियड में डेवलपमेंट, अब जितने रोडा बने जा रहे हैं, और म्युनिसिपालिटी को भी करोड़ों रुपए का फंड आया। जी कोरोना में इतना फंड आया, और वो चेयरमैन जो है उसको बेजा इस्तेमाल किया। जी उसकी तो ऑडिट होना चाहिए मेरे हिसाब में, बल्दिया चेयरमैन की वहां पर ऑडिट होना चाहिए। जबकि बल्दिया चेयरमैन का ये इल्जाम है कि शकील आमिर साहब कोई काम होने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, जी मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, हमारा कोई जमात से ताल्लुक नहीं है, एक इंसानियत के नाते मैं इंसानियत के ताल्लुक से बात करूंगा, अच्छा और बुरा कौन है। जी ये जो बोधन का जो शरद रेड्डी है, चेयरमैन के काबिल का कैंडिडेट नहीं है। पहली बात, शकील साहब के बुरे टाइम पे शकील साहब के साथ रहा बोल के एक हमदर्दी में उन्होंने उसको लाके उसकी बीवी को चेयरमैन बनाए, उसको काउंसिलर बनाया। जी एक जो कोरोना पीरियड में जो फंड आया, उसका मिसयूज किया ये चेयरमैन। जी इसकी ऑडिट होना चाहिए। मैं अगर फिर बीआरएस गवर्नमेंट आ गई, जी टीआरएस गवर्नमेंट फिर आ गई, अल्लाह करे शकील साहब भी जीत जाए, जी तो शकील साहब से भी एक मेरा रिक्वेस्ट है जी कि देखिए साहब, एक तो ये शख्स एड़पली पे खातिलाना हमला कराता है, इसकी सियासत देखिए आप, फिर उनसे ही काम लेके चेयरमैन बनता है, फिर बगावत करता, फिर बल्दिया को फंड्स को बेजा इस्तेमाल करता। आज तक देखो कयो कंट्रैक्टर्स, मैं आपको लाओ बोल तो लाता हूं आपके चैनल के साथ, कयो कंट्रैक्टर परेशान है, कयो लोग तो कंट्रैक्टिंग करना छोड़ दिए। 70% म्युनिसिपल के कंट्रैक्ट शरद रेड्डी लेता, जी शरद के लोग फाइनेंस शरद रेड्डी लगाता, और पूरा काम 70% वर्क शरद रेड्डी करता। इल्जाम तराशी तो ज्यादा हो रही है कि तरक्याती काम को रोक दिया जा रहा है। अरे तरक्याती काम आपके बोधन वार्ड में शकील साहब के पीरियड में जितने सीसी रोड गिरे, ड्रेन्स बने, डेवलपमेंट जितना शकील साहब के पीरियड में, मैं एक एक्स काउंसलर 3 वक्त का,
हमारे पीरियड का, अब के पीरियड का कंक्लूजन करेंगे तो शकील साहब के पीरियड में काफी फंड्स आए, काफी डेवलपमेंट हुए वार्डों में। जी। अब विलेजेस में भी हुए, मैं देखा हूँ, सुना हूँ, विलेजेस में भी काफी फंड रिलीज हुआ। खामखा के बदनाम। सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में कोई डेवलप नहीं हुआ। बोधन की तरक्की सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में रुकी जी। और निजाम शुगर फैक्ट्री को बर्बाद करने वाला सुदर्शन रेड्डी। इल्जाम तराशी तो हो रही है कि फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया गया बीआरएस सरकार शकील साहब के पीरियड में क्या हुआ? एक बात सुन लीजिए आप, मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे उतनी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। सुदर्शन रेड्डी साहब के दौरे इख्तिदार में नीला कोपरगा ब्रिज, एक ब्रिज की डिमांड थी लोगों के अंदर, तो उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की क्या? आप उस टाइम में आप सियासतदान भी थे, काउंसलर भी थे। नहीं, देखो, वो खास तौर पे नीला, कोपरगा, हंगरगा, कनकुर्ती, साटापुर, ताड़बिलोली, बोरगांव, ये एरिया से मेरा अच्छा गहरा ताल्लुक रहा जी। वहाँ के लोगों से भी मेरा रब्त था अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में मेरे को बुलाते थे, चाहे छोटे म्यार के लोग रहो या बड़े म्यार के लोग जी। वहाँ कोई सुदर्शन रेड्डी के कोई डेवलपमेंट वहाँ पर ब्रिज वगैरह नहीं हुआ, हालांकि काफी तकलीफ उठाए लोग जी। सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में मैं देखा छोटे नाले से फिर बड़े नदी में से क्रॉस करके नीले में जाना पड़ता जी। था। जो बाजार होता था मैं वहाँ देखा जी। शकील के पीरियड में ब्रिज बनाए जी। सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में ब्रिज नहीं बना। क्यों नहीं बना, मैं वो भी बोलता हूँ जी। वो नहीं चाहता था कि पूरा इलाका वो माइनॉरिटीज का इलाका है, माइनॉरिटीज इलाके डेवलप नहीं होना। जी जी। उसकी जहनियत ही जो है जी, वो आदमी ऐसी जहन का है कि उसको बोधन के लोग नहीं पहचाने। जितना बाद में मेरे को खैर सस्पेंड करा, मैं मधु गौड़ को साथ दिया बोल के जी। मधु गौड़ को साथ दिया बोले तो मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करा जी। बिल्कुल बोला एक वोट शकील को डालो, एक वोट मधु गौड़ को। क्यों? ये उस एमएलए के काबिल नहीं है बोल के शकील को डालो बोला, नया कैंडिडेट है डालो जी। मगर मेरे को सस्पेंड करा। हालांकि कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ काम करे, उनको नहीं करा। मेरे को क्यों करा? मैं बिल्कुल फेर जाने वाला आदमी हूँ, डेरपन की पॉलिटिक्स करने वाला आदमी हूँ, लिहाजा इसको दबा दो जी। ये जहनियत वाला। अब वो लक है वो जयपाल रेड्डी के पीरियड में इसको इरिगेशन मिनिस्ट्री मिल गई। शकील के पास मैं भी गया आया, ज्यादा तो मेरा जाना आना नहीं है जी। वो चीज नहीं है वहां पर। रेस्पेक्ट है, इज्जत है जी, बराबर है। और सब में बड़ी बात देखो, अल्लाह ताला को सब में बड़ी अदा पसंद है। एक भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को वो बहुत पसंद है। तो भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि खाना खिलाकर एहसानमंदी जता रहे। गलत बात है, हम तो नहीं सुने जी। मैं कोरोना के पीरियड में वो लोग खाना खिला रहे थे तो मेरे को भी उनके भाई वाइस चेयरमैन ने फोन करके, मुख्तार भाई आपके भी कुछ लोग हैं तो भेजो जी। तो मैं कुछ लोगों को बोला भाई जाके आप लोग भी ला लो बोरे से। डेली एक एक किस्म का खाना पका खिलाए लोग। और एक बात है, खाना खिलाए, मेडिकलों का भी वो करे, गैस सिलेंडर का भी ऑक्सीजन फराम करे जी। और कोई हॉस्पिटल में जैसा कि इनके जमाने में गुना प्रसाद टीडीपी से उन्हें इतना सीरियस हो गया था जब मरा, उसकी बिल के टाइम में भी इनका शकील साहब का अहम रोल रहा। हैसियत है क्या उन्हें देखा क्या कौम दर कौम ने, इंसानियत के नाते जो भी है मदद करे। मैं जितना सुना सब रहा हूँ मैं जी। और बहुत लोगों को मदद करे, लोग फाइनेंशियली मदद करे, किसी को दवाओं को कम है तो उनको दवाओं के पैसे फराम करे, सुना मैं जी। अब चलिए एक 3 क्वेश्चन मैं करूंगा। तो मौजूदा सियासी हालात में मुसलमानों का किरदार किस तरफ रहना चाहिए? टीआरएस शकील को वोट देना चाहिए, फिर टीआरएस हुकूमत आ रही जी। ये अफवाह फैला रहे कांग्रेस आ रही जी। क्योंकि रेवंत रेड्डी बिल्कुल निकले हुआ है उन्हें, वो हमारी गवर्नमेंट आ रही बोल के वो बेकार बातें हैं। इनके स्कीमात है, केसीआर साहब के खिदमात है, गरीबों को घर मिला, पेंशन मिला, शादी ब्याह में पैसे मिले, रैतू बंद। देखिए बेमानी 50% करेंगे लोग, लेकिन ईमानदारी से जो ज़ईफ लोग जो पैसा लिए वो लोग बेमान 30% है। वो वोट परसेंटेज 30% है।
शादी ब्याह को लिए सो वाले पैसे गरीब भी लिया, करोड़पति भी लिया जी। वो लोग बेमानी करेंगे। रैतु बंधन जो स्कीम है उससे लोगों को फायदा, उन्होंने कहीं को करेंगे बेमानी। तो फिर कांग्रेस पार्टी जो अपने मंशूर में 6 गारंटीज की जो जिक्र किया है उसमें रैतु भरोसा स्कीम्स और गैस की कीमत कम करने का एक वादा, किस तरह से आप मानेंगे कि कांग्रेस अगर सरकार आई तो कर्नाटक इसको जाओ, इम्प्लीमेंट? अभी वो सब सही है, आप बोल रहे कर्नाटक जाओ, ये लोग 5 इश्यूज पे आई गवर्नमेंट जी। इस पे मुकम्मल अमल करने में कितनी तकलीफ हो रही है वो उनको। एक तो सेंटर में बीजेपी जी, स्टेट में ये लोग जी। अब ये लोग जीतते इनके एमएलए 25-30, 50-50 करोड़ लेके बीजेपी में चल जा रहे जी, इनका ना पार्टी पे कंट्रोल है, जी, ना इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। जी, कल तक काम करने वाला को ये लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। नया आदमी आया, अब जो हवा चल रही सिर्फ रेवंत रेड्डी सब पैसे वालों को टिकट दिया उन्हें जी, किसी गरीबों को टिकट नहीं दिया उन्हें। जी, और इसको क्या ट्रेजर बनाया, इसका 5,000 बीड के कंपनियां है सुदर्शन रेड्डी। जी, अब जो कैंडिडेटों से जो पैसा ले रहे इसके अकाउंट में आ रहा, सुदर्शन रेड्डी के अकाउंट में आ रहा। जी, इसको इसलिए कैशर बनाया उन्हें। जी, अरे क्या है लहर बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही, पता ही नहीं आ रही। उन्हें खिदमत करा, जी, गैर गरीब को पैसा दिया जी, और जो है सो बराबर। फिर हुकूमत केसीआर साहब की जाने वाली है। हमारे सोच हमारे तजुर्बे की हम बात कर रहे हैं, जी, इतनी बात है। यार हम बोधन से अल्हम्दुलिल्लाह शकील साहब गैर गरीब को भी देखे, मैं बोलो ना, खाना खिलाना सब में बड़ी इबादत है। जी हो, इतनी बड़ी इबादत है, खाना खिलाना इबादत से अफजल है। वो एक भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह पाक की जात खुश होती। अरे तो अल्लाह ताला की जात खुश हो रही तो तुमसे क्या मतलब है भाई? जी, खिलाए उन्हें, ऐसा नहीं करे। वो गला कभी नहीं बोले होंगे मैं खाना भी क्या गलती करा भाई, कुछ सवालात ऐसे करने से जवाब दिए होंगे। जी, लेकिन खाना खिलाए, हर दामे दर में सकुने मदद करे। अब तो साहब उनकी अहलिया उनसे ज्यादा खिदमत करी मखलूक की। हमको जी। हम देख रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं जी, कि फला को फला हेल्प करी बेचारी, फला को हेल्प करी। जी, तो ये खिदमत क्या लेके क्या पब्लिक भूल जाएगी क्या? जी, ये सब गलत है। इंशाल्लाह शकील साहब बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। जी, फिर हुकूमत टीआरएस की आने वाली है। देखिए साहब, कांग्रेस के पीरियड में दंगा फसादात होते थे, इनके पीरियड में कोई फसाद नहीं हुआ और लोग अमन सुकून से भाईचारागी हिंदू मुस्लिम की अपनी गंगा जमनी तहजीब को रखते हुए यहाँ पे अच्छी सुकून की जिंदगी गुजारे। पहली बात। आज भी देखो कहीं भी हुकूमत के खिलाफ कोई लहर नहीं है। जी, कब आ सकती है हुकूमत के खिलाफ लहर है तो बोल सकते हैं कि वहां ये हुकूमत आ रही बोली, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर टीआरएस हुकूमत आ रही हमारा जितना। अच्छा, मेरा ये मानना है कल जो कांग्रेस के लीडर सुप्रीमो कहा जाते हैं 25 तारीख को उनका दौरे बोधन है, इंतखाबी तशरीह मुहिम, राहुल गांधी जी। तो आप उनके आने के बाद कोई तब्दीली महसूस करेंगे? देखिए मैं बात बोल रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं होंगी। वोट डिसाइड होगा साहब, वोट डिसाइड होगा किसको वोट डालना किसको नहीं डालना, डिसाइडेड है। आप और जहन से निकाल दो, डिसाइडेड है। वोटर डिसाइड कर लेके बैठे हुआ है कि हमको वोट किसको डालना है। जी, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। मैं कुछ गांवों को गया, पूछा, हिंदू लोगों से मिला, मैं मेरे ताल्लुकात अच्छे जी, डिसाइडेड है वो जी। शकील साहब के हक में इस वक्त अवामी ताइद में भी देखा, मीटिंग में काफी हुजूम रह रहा। पब्लिक टीआरएस के प्रोग्राम को सुनने के लिए घरों में से निकल के जा रही जी। तो उसमें से आप सियासी लीडर है तो अंदाजा लगा सकते कि पब्लिक जब हुजूम रह रहा तो जीतने के इम्कान किसके हैं जी। अब रही बात, और राहुल गांधी आने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो पार्टी के प्रचार होगा होता है। राहुल गांधी आने से कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाएंगे, वो ये जहन से निकाल दो, और डिसाइडेड है। अब और एक मुस्लिम साहब है, वो यूपी के रहने वाले जी, प्रतापगढ़ी, इमरान प्रताप, उन्होंने राज्यसभा मेंबर दिए उनको महाराष्ट्र से जी। अब उसकी वफादारी के लिए उन्होंने लोगों को गाली गलौज करते फिर रहे जी। ये गलत बात है। उनके भी आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
खुली बात बोल रहा हूं मैं, डिसाइडेड है वोट, खत्म। वोट डिसाइडेड। क्यों? ये अमन हुआ, सुकून हुआ, राहत मिली, हर तरीके का फायदा हुआ ना साहब। जब नुकसान अगर हुआ तो आप इंतखामी सियासत इतनी है, तकलीफ अपने को क्या हो रही बोलो, हम सुकून में हैं। हिंदुस्तान के कई स्टेटों में आज मुसलमान परेशान है, जैसा कि यूपी, यहाँ हमारे को कुछ परेशानी है क्या बोलिए? हम सुकून से रह रहे जी। बस परवरदिगार की इबादत भी कर रहे हैं, हमारी फैमिली को हम देखभाल करके अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारे, और क्या चाहिए अपने को जी। देखिए, मैं शकील साहब के बारे में ना मेरा टीआरएस से ताल्लुक है ना कांग्रेस से, मैं पहले भी बोला अभी भी वही बोला। हाँ, रही बात, मेरा जमीर गवाही दे रहा कि मैं शकील साहब को मैं साथ दूं, उसकी वजह भी मैं बता देता हूं आपको। अब आखिरी जी, मेरे को आज से 10 महीने पहले हार्ट अटैक आया था जी। मेरे को हार्ट आने के बाद हॉस्पिटल में मैं एडमिट था निजामाबाद में जी। मैं 11 दिन मेरे को डॉक्टर आईसीयू में रखा, 8 दिन तक गारंटी नहीं दिया आप हैदराबाद ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, 90% चांसेस नहीं इनके बचने के जी। मैं हकीकत सुना रहा हूं आप जी। 9वें दिन के बाद हम इनको ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आप अपना पैसा भी खराब मत। कौन बोल रहे? निजामाबाद का एक मशहूर डॉक्टर गोपी कृष्ण जी, बहुत अच्छे मिजाज का बाअखलाक डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर। वो डॉक्टर तो जब सुबह चेकअप पे आता था, अल्लाह गवाह है, मैं आज बोल रहा हूं, मैं शकील साहब का कोई दागनदार नहीं हूं, ना आज इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं शकील साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं भेजा, मैं अपनी खुदी से आप बुलाए में आया जी। बिल्कुल, सुबह जैसा चेकअप में आता था डॉक्टर, तो मेरे को यह बोलता था कि मुख्तार साहब, शकील साहब फोन करें आपके हेल्थ, और आप उनके बड़े भाई है कहते ना, बोलते थे वो मेरे बड़े भाई है साहब, उनको अगर आपसे नहीं हो रहा तो निजामाबाद भेज दो, मैं देख लेता हूँ। हालांकि शकील साहब को मैं एंटी भी गया, खिलाफ में भी गया। 9 दिन कोई ऐसा दिन नहीं था जो डॉक्टर मेरे को आके बोलता था आपके एमएलए साहब फोन करें। फिर और एक बात, ये मरहूम फसी जी, मेरे वो फैमिली से अच्छे रिलेशन है। फसी भाई दादा भाई हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो फैमिली से। फसी डेली साहब को फोन करते थे, एमएलए को, फिर उनके डॉक्टर को फोन, सुबह और शाम फोन करता था बेचारा एमएलए। फिर उसके बाद फसी को एक दिन बोले, फसी तुम हॉस्पिटल को जाओ, भाभी से मेरे को बात कराओ जी। मैं सुना पैसा खर्च बहुत हो रहा, फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, नहीं है तो मैं भेजता हूँ। फसी निजामाबाद आके मेरे बीवी से बात की, भाभी एमएलए साहब बात करना चाह रहे हैं जी। तो मेरी बीवी ये बोले, नहीं एमएलए साहब मेरा बच्चे पैसे भेज रहे, नो प्रॉब्लम, आप दुआ की, आप जो फोना कर रहे वही हमारे को पैसों से अफजल है जी। तो वो शख्स मेरे लिए क्या, तो मेरा जमीर, मैं बहुत नेक माँ बाप के पेट से पैदा जन्म लिया, मैं उसके हक में ही ओरदार बोधन की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरखास्त करता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को जो बुरे वक्त में शकील साहब का ताउन जो रहा, उसी बुनियाद पे मेरी एक दरखास्त है कि शकील साहब के हक में वोट देके भारी से भारी अक्सर से कामयाब करें जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, ये थे साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन जिले निजामाबाद सईदुद्दीन मुख्तार साहब।